The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Adshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. अभी तक इंडियन प्लानिंग को पढ़ रहे थे हम, और इंडियन प्लानिंग में हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने अभी तक प्री इंडिपेंडेंस एरा को देखा। हमने देखा कि कैसे 1930 से बात शुरू हो गई थी कि हमको अपनी खुद की प्लानिंग की ज़रूरत है, हमको खुद को अपना इकोनॉमिक प्लानिंग कमेटी चाहिए, नेशनल प्लानिंग कमेटी चाहिए। फिर कांग्रेस ने अपना प्लान दिया, फिर बॉम्बे प्लान आया, फिर वकील प्लान आया, फिर पीपल्स प्लान आया, फिर गांधी जी ने अपना प्लान दिया। तो हमने देखा कि इंडिपेंडेंस से पहले किस किस तरीके से प्लानिंग की बात हुई, या कितना आप बोल सकते हैं कि जो प्लानिंग है वो कितना सक्सेसफुल रहा। यानी कि सक्सेसफुल, अब हम देखेंगे कि उसमें से किन किन चीज़ों को हमने अडॉप्ट किया, क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले तो सब लोगों ने अपना ओपिनियन दे दिया था, सब ने बोल दिया था कि हाँ ठीक है प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब हम इंडिपेंडेंट हुए 1947 में, तो जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो उसके बाद में एक्चुअल में हमने कौन सी प्लानिंग को अडॉप्ट किया, एक्चुअल में हमने क्या किया, वो हम आज की क्लास में देखेंगे। ठीक, देखिए हम आज़ाद हुए 1947 में, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में, और जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसके बाद में हम बने, कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या बने, सोशलिस्ट। प्रियम्बल आपने पढ़ा होगा तो उसमें क्या लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सेक्युलर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक, तो हमने डिसाइड किया कि हम सोशलिस्टिक पैटर्न को फॉलो करेंगे, और उस टाइम पे सबसे अच्छा सोशलिस्टिक पैटर्न कौन फॉलो कर रहा था, यूएसएसआर। और यूएसएसआर में सोशलिस्टिक पैटर्न को फॉलो करने का क्या तरीका था, 5 ईयर प्लान्स। तो हमने सोचा भाई इतना मस्त चल रहा है इन लोगों का, तो हम भी 5 ईयर प्लान ही फोकस करेंगे। और हमने क्या किया, फिर 5 ईयर प्लान पे फोकस किया। तो हमारा 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आया, फिर उसके बाद में हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान लेकर आए 1951 में। ठीक, बेसिक प्रोग्राम, सोशलिस्ट क्यों चूज़ किया, क्यों डेमोक्रेटिक सोशलिज्म चूज़ किया, क्यों मिक्स इकोनॉमी है, सब बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, उसमें बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी मैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में सब एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक, 1951 से 56 के बीच में इकोनॉमिस्ट के.एन. राज ने बनाया था। किसने बनाया था, इकोनॉमिस्ट के.एन. राज। ठीक है जी, समझ में आ गया, इकोनॉमिस्ट के.एन. राज ने बनाया है। इसके बाद में दूसरी चीज हमको क्या देखने वाली है कि टारगेट क्या था फर्स्ट ईयर प्लान का। टारगेट हमारा था कि हमको ग्रोथ चाहिए 2.1%, एक्चुअल ग्रोथ हमको मिली 3.7%। ये इसका बेसिक नॉलेज हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, किस पे बेस था, हेरेट-डोमर मॉडल पे बेस था। हेरेट-डोमर मॉडल क्या कहता है कि आपका जो ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करता है, सेविंग्स पे डिपेंड करता है। आई होप ये जो हेरेट-डोमर मॉडल है, ये जो आपके डेवलपमेंट वाले सर हैं उसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, देखिए जब 1951 से हमने 56 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान को अडॉप्ट करने का सोचा कि अब हम प्लानिंग को शुरू करते हैं, तो उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि रिफ्यूजीज बहुत ज़्यादा आ रहे थे, इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज। तभी हमारा पार्टीशन हुआ था, पाकिस्तान से लोग बहुत ज़्यादा आके सेटल हो रहे थे। दूसरा, इनस्टेबिलिटी बहुत थी, आपको पता है जो हमें आज़ादी मिली है वो आसानी से तो मिली नहीं है, बहुत मारकाट, बहुत खून खराबा हुआ, पार्टीशन, बहुत ज़्यादा ब्लड शेड हुआ। ठीक, फिर उसके बाद में हमको फूड जो था वो बहुत कम था। बहुत टाइम से मैंने आपको बताया कि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं था, और इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन था। ठीक, ये सब क्या थी, हमारी प्रॉब्लम्स थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान के टाइम पे। तो ये जो प्रॉब्लम्स थी, हमने क्या किया कि हमको इनका सोल्यूशन चाहिए। ठीक, तो हमने क्या किया, हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये जितने भी, जो हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि जितने भी ये रिफ्यूजीज आ रहे हैं इन सब का क्या हो जाए, रिहैबिलिटेशन। तो हमारा पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, रिहैबिलिटेशन ऑफ
रिफ्यूजीज। ठीक, समझ में आया? रिहैबिलिटेशन। उसके बाद में हमको फूड सफिशिएंसी हो जाए, यानी कि जो हम खाना इंपोर्ट कर रहे हैं वो हमको इंपोर्ट ना करना पड़े, यानी कि जो फूड शॉर्टेजेस थी हम उसको टैकल करना चाह रहे थे। फिर उसके बाद में जो इन्फ्लेशन था उसकी जगह हम चाह रहे थे कि हमारे एक स्टेबल प्राइस आ जाए। ठीक, इतना हम करना चाह रहे थे। देखिए, आज मैं आपको एक बात बताती हूँ, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है पॉलिटिकल से, पॉलिटिकल सेटअप से, पॉलिटिक्स से। अगर आप इकोनॉमी को सेपरेटली पढ़ना चाह रहे हैं तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। आप इकोनॉमी को सेपरेटली मत पढ़िए, इकोनॉमिक्स को आप हिस्ट्री से कनेक्ट करके पढ़िए, पॉलिटिकल से कनेक्ट करके पढ़िए, पॉलिटिक्स से कनेक्ट करके पढ़िए, आप सोशियोलॉजी से कनेक्ट करके पढ़िए, आप ज्योग्राफी से कनेक्ट करके पढ़िए। तो आज जब हम 5 ईयर प्लान पढ़ेंगे ना तो आपको ओवरऑल पिछले इंडिपेंडेंस से लेकर, यानी कि इंडिपेंडेंस से लेकर नहीं, मैं कह सकती हूँ 1930 से लेके 2013 तक, 14 तक, 1930 से लेके 2030 तक जितना ये है ना, इतना आपको ब्रॉड अंदाजा हो जाएगा इकोनॉमी में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। और आपको समझ में आ जाएगा कि जब भी हम कोई इकोनॉमिक प्लान बनाते हैं, जब भी हम कोई इकोनॉमी का डिसीजन लेते हैं ना, वो हम देखते हैं कि आज इस इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम है, आज हमारा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, और हम उस हिसाब से प्लानिंग करते हैं, हम उस हिसाब से स्कीम लेकर आते हैं। तो अगर हम ये बोलें, बहुत से लोगों ने बोला कि हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज को क्यों नहीं अप्लाई किया, हमने वहां पे महालनोबिस मॉडल को क्यों नहीं अप्लाई किया, तो आप ये समझिए कि उस टाइम पे सर्कमस्टेंसेस ही नहीं थे। हमने सेकंड 5 ईयर प्लान में किया क्योंकि उस टाइम तक हमारा जो रिफ्यूजी वाला क्राइसिस था वो सॉर्ट हो गया था, इन्फ्लेशन जो था वो काफी हद तक कंट्रोल में आ गया था। तो ये सब चीजें जब काफी हद तक कंट्रोल में हो गई थी ना, ओनली देन व्हेन डिड डिसाइडेड। पहले भूखे पेट भजन नहीं होते हैं, पहले आप अपने खाने का सोचेंगे, फिर बाद में डेवलपमेंट का सोचेंगे। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको बैठ के 2 टाइम का, 3 टाइम का, 5 बार खाते हो तो 5 बार का खाना मिलता है। जब मैं जेआरएफ की तैयारी कर रही थी, मैं बैठ के 5 बार का खाना खा रही थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं था, बिकॉज माई फादर वॉज प्रोवाइडिंग मी द नीड्स। बट अगर मेरे फादर्स जो हैं वो नीड्स को प्रोवाइड ही नहीं कर पाते, इस कैपेबल ही नहीं हो पाते कि मैं सुकून से बैठ के 5 टाइम खाना खा पाऊँ, तो आप मुझे बताइए क्या मैं जेआरएफ का सोचती? नहीं, उस टाइम पर तो मैं सोचती कि सबसे पहले पेट भरना है। तो जो पिछले भी 50-60 सालों में हुआ है ना, उसका आज आपको एक ग्लिम्स मिल जाएगा, एक अंदाजा लग जाएगा। फिर धीरे धीरे हम बहुत डाइव डीप करेंगे, ठीक है? तो एक अंदाजा आपको इसमें मिल जाएगा। अब ये हमको प्रॉब्लम्स थी, अब हमको देखना है कि क्या ये प्रॉब्लम्स हमारी ठीक हुई थी। देखिए, जहां तक बात है रिफ्यूजीज का प्रॉब्लम हमारा सेटल हो गया था, जो हमारा स्टेबल प्राइसेस थे वो मोर और लेस अचीव हो गए थे, काफी हद तक तो नहीं, लेकिन हाँ मतलब एक काइंड ऑफ बेसिक स्टेबिलिटी जो थी वो आ गई थी। हमारी जो नेशनल इनकम थी वो 18% से बढ़ी इन 5 सालों में, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम हमारा 11% से बढ़ा। क्या ये प्लान सक्सेसफुल रहा? आप बताइए। ये प्लान सक्सेसफुल हुआ कैसे पता? सबसे पहले ही बता दिया था मैंने कि हमने टारगेट रखा था, हमको 2.1% का ग्रोथ चाहिए, हमको एक्चुअल में 3.6% का ग्रोथ मिला। और ये सक्सेसफुल इसीलिए रहा क्योंकि जो लास्ट के 2 ईयर्स थे ना इस प्लान के, उसमें बहुत अच्छी हार्वेस्ट आई थी, फसल बहुत अच्छी हो गई थी, बहुत अच्छी फसल हो गई थी, तो ये बहुत सक्सेसफुल रहा। देखिए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के लिए आपको इतना समझना जरूरी है। प्लानिंग पे किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे? प्लानिंग पे 2 तरीके के क्वेश्चन आएंगे। या तो आपसे इवोल्यूशन ऑफ प्लानिंग पूछा जाएगा कि इंडिपेंडेंस से लेके अब तक प्लानिंग में क्या क्या चेंजेस आए हैं,
इवोल्यूशन पूछा जाएगा, या फिर दूसरा आपसे पूछे जाएंगे मॉडल्स, महालनोबिस का मॉडल बता दीजिए, वेज गुड मॉडल्स बता दीजिए, प्यूरा मॉडल्स बता दीजिए। तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में 5 ईयर प्लान्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन पे सेपरेट क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि आप फर्स्ट 5 ईयर प्लान बता दीजिए। अब तो मेरे को ऐसा लगता है कि 5 ईयर प्लान पे भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि जो प्लानिंग है वो 5 ईयर प्लान में डिसकंटिन्यूड हो गई है। तो आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन आएगा, बट फिर भी पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए, और करने के लिए तो आप इसमें पीएचडी भी कर सकते हैं, बट आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको एग्जाम क्लियर करना है, उसके लिए ये सफिशिएंट है। सेकंड 5 ईयर प्लान चीख चीख के पढ़ाया है, ये तो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। महालनोबिस मॉडल, नेहरू महालनोबिस मॉडल, नेहरू महालनोबिस मॉडल बोलते हैं, ठीक, नेहरू महालनोबिस मॉडल। थोड़ा सा उसमें डिटेल में जाते हैं। कब आया? 1956 से 61 के बीच में। टारगेट क्या था? टारगेट था हमारा, इसमें हमने टारगेट रखा था कि हमको 4.5% अचीव करना है, और हमने एक्चुअल में कितना अचीव किया? 4.1%। इसमें हमने क्या किया? बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस किया, बहुत डिटेल में ये मॉडल पढ़ाया है। बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस किया, उसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर था वो नेग्लेक्ट हो गया। एग्रीकल्चर वॉज नेग्लेक्टेड। ठीक, अब हमारा एग्रीकल्चर जो नेग्लेक्टिव हो गया, तो इसमें हमारा क्या था? हमने इसको किस तरीके से अडॉप्ट किया था? महालनोबिस के 4 सेक्टर मॉडल को हमने अडॉप्ट किया था। ठीक, अब आप इसमें समझने की कोशिश कीजिए कि जो इकोनॉमिक यहाँ पे जो हमारे प्लानर्स थे उनसे गलती हुई। जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो लास्ट के 2 ईयर्स थे बहुत सक्सेसफुल रहे थे, मैंने आपको पढ़ाया 1945, 1954, 55 एंड रफली 1956 में बहुत अच्छी फसल हुई, बहुत अच्छा फसल हुआ, और हमको लगा कि हमने तो सब कुछ अचीव कर लिया है। तो हमारे जो फोर फादर्स थे उनको लगा कि हमारी ना इकोनॉमी में एक स्टेबिलिटी आ गई है, उनको लगा कि स्टेबिलिटी आ गई है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं था। और क्योंकि हमारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आ गई है तो हम काइंड ऑफ एग्रीकल्चर को इग्नोर कर सकते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती थी। यही सबसे बड़ी गलती थी, जब उनको लगा कि पहली बात तो स्टेबिलिटी आई नहीं है, दूसरी बात एग्रीकल्चर को इग्नोर तो तब भी नहीं करना चाहिए था। अगर स्टेबिलिटी आ भी गई है तो अभी तो एग्रीकल्चर को इग्नोर नहीं करना चाहिए था। एग्रीकल्चर को इग्नोर करके आप क्या ही कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते आप एग्रीकल्चर को इग्नोर करके। तो उन्होंने क्या किया कि इसको बहुत कम प्रायोरिटी दी एग्रीकल्चर को, और जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, हैवी इंडस्ट्रीज को बढ़ाया, उसकी वजह से क्या हुआ? ह्यूज लोन लिया हमने। जब हमने ह्यूज लोन लिया, ह्यूज लोन लेने के बाद में क्या हुआ? हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 लेकर आए, जिसमें हमने बहुत सारी जो मतलब हमने इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया था, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, इस तरीके से क्लासिफाई किया था, जिसमें से कि कुछ जो सेक्टर्स थे वो एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट के लिए थे, उसमें प्राइवेट सेक्टर कुछ नहीं कर सकते थे। इस तरीके से जो हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड पैटर्न आया इंडस्ट्रियलाइजेशन का, यानी कि प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत कम, ज़्यादा जो रोल था वो पब्लिक सेक्टर का था। और दूसरी बात क्या है कि जो शॉर्टेज है फॉरेक्स का वो हमें फील हुआ, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी थी उसमें हम क्या कर रहे थे बेटा, उसमें हम बहुत ज़्यादा फॉरेन पे डिपेंडेंट नहीं थे। जब मैंने महालनोबिस ग्रोथ मॉडल पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि टोटल सेविंग का केवल 1.5% ही हमें फॉरेन एड की फॉर्म में मिला। तो फॉरेक्स का हमारे पास शॉर्टेज हुआ, और इसमें क्या हुआ कि जो हमारा प्राइस राइज है वो हुआ 30%। इन्फ्लेशन जो था हमारा वो 30% से बढ़ गया, यानी कि किसी भी कॉमोडिटी का प्राइस जो है वो 30% से बढ़ गया। आप ये समझिए कि जब मैंने आपको महालनोबिस ग्रोथ मॉडल पढ़ाया था उसको क्रिटिक्स में पढ़ाया था कि आप बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज बना देंगे जो कि 20 साल बाद रिजल्ट देगी, लेकिन पॉपुलेशन तो बढ़ रही है हर साल, तो हमारे कंज्यूमर गुड्स, हमारे जो वेस्ट गुड्स है उनकी डिमांड बढ़ रही है, तो वेस्ट गुड डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, क्योंकि डिमांड है सप्लाई नहीं है तो प्राइस बढ़ेंगे। तो प्राइस कितने से बढ़े? 30% से प्राइस बढ़ गए बेटा।
आप लगाइए 30% से प्राइस बढ़े हैं। देन अब ये आता है कि अल्टीमेटली हमको ये कंक्लूड करना है कि मैम आप ये बताइए कि सक्सेसफुल था या नहीं था। देखिए क्योंकि ग्रोथ रेट इसमें 4.1% आ गया था, तो हम इसको बोल सकते हैं कि मॉडरेटली सक्सेसफुल था, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था लास्ट फर्स्ट 5 ईयर प्लान की तरह, बट हाँ फेलियर भी नहीं था, तो ये मॉडरेटली सक्सेसफुल था। ठीक है बेटा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो लेकर आऊँ वो जल्द से जल्द आपको मिले।